तेजस्वी प्रसाद यादव जी की। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का क्रेज था 2020 में। उस समय लोगों की उम्मीद थी इनसे जुआ होने के नाते, लेकिन प्रतिपक्ष के नेता के रूप में जो इनका दायित्व मिला, संवैधानिक दायित्व, उसे निर्वहन करने में दो बार ये चूक गए। यह महाजंगल राज है। उन्हीं के पिताजी के राज को जब हम लोग जंगल राज की संज्ञा लोगों ने दिया था, और आज नीतीश जी के राज उस महाजंगल राज की संज्ञा देने के लिए लोग विवश हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जिम्मेदारी तेजस्वी जी ने कहीं न कहीं निर्वहन करने में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्वदेश लाइव पर और मैं आपके साथ रत्नेश पांडे। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव है और इस चुनावी साल में बिहार का युवा किसे पसंद कर रहा है, इसको लेकर चर्चाएं खूब उठती हैं। कई तरह के सर्वे आ चुके हैं कि इस सर्वे में जो नए वोटर हैं, क्या किसी नए चेहरे को देखना चाहते हैं या फिर वही पुराने नेता जैसे नीतीश कुमार हो गए, लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव हो गए, या फिर जो चर्चाएं उठती हैं कि युवाओं में बदलाव की एक भूमिका जो है वो देखने को मिल रही है। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। प्रशांत किशोर जो युवाओं के चहेते भी बने हुए हैं, युवाओं के साथ साथ कई तरह की बात वो कहते हैं, बदलाव की बात करते हैं कि बिहार में बदलाव होगा, पलायन रोक देंगे, छठ में जो भी घर आ रहा है वो वापस कमाने के लिए बाहर नहीं जाएगा, इस साल रह जाएगा यहीं पर। तो कई बातें चर्चाएं तो हो रही हैं। ऐसे में 18 से 19 साल के युवा किसे देखना पसंद करेंगे, प्रशांत किशोर के बिहार बदलाव यात्रा से कितना फायदा होगा, इस विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी सर हैं, जनसुराजी हैं और प्रशांत किशोर के ये सबसे करीबी भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया, धन्यवाद आपके भी। सर इस साल चुनाव में 18 से 19 साल के युवाओं की पहली पसंद सर सर्वे में आया कि तेजस्वी यादव हैं, बिहार बदलाव यात्रा प्रशांत किशोर कर रहे हैं। सर कितना फायदा होगा इससे? देखिए, अभी भी बिहार के चुनाव में 5 महीने शेष रह गए हैं और यहाँ के बिहार के मतदाता राजनीतिक रूप से काफ़ी जागरूक हैं। जब तक चुनाव में नहीं देख लेंगे कि कौन कौन लोग मैदान में है, तब तक यहाँ तक कि चुनाव के 2 दिन 1 दिन पहले तक ये जो फेंस पर रहने वाले मतदाता हैं, लगभग 30% वोटर ऐसे होते हैं बिहार में, और वही भाग्य विधाता होते हैं किसी भी दल के उम्मीदवार के। तो 30% वोटर जो है अंत समय में तय करते हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरह से बिहार में पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी की हुकूमत कायम है, और नीतीश कुमार जी अब वो नीतीश कुमार नहीं रहे, वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से एक तरह से कहें हम कि अस्वस्थ हो गए हैं। अब इनके नाम पर कुछ हुक्मरान जो है, कुछ ऑफिसर सब लोग और कुछ नेता ये सरकार चला रहे हैं। तो यह सरकार किसी तरह चल रही लंगड़ी सरकार हो गई है। तो इस सरकार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार, कम से कम वो तो जनता की बिल्कुल पसंद नहीं होंगे, यह तो लोगों ने तय कर लिया है। अब उनके बाद दूसरा पसंद की बात आती है प्रतिपक्ष के नेता के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव जी की। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का क्रेज था 2020 में। उस समय लोगों की उम्मीद थी इनसे जुआ होने के नाते, लेकिन प्रतिपक्ष के नेता के रूप में जो इनका दायित्व मिला, संवैधानिक दायित्व, उसे निर्वहन करने में दो बार ये चूक गए, फेलियर हुए हैं। आज भी बिहार में जितने मुद्दे हैं, उस मुद्दों को अगर तेजस्वी प्रसाद कायदे से उठाए होते, जो इनकी जिम्मेवारी थी संवैधानिक विपक्ष के पद पर होने के, नेता होने के नाते, लेकिन वे इसमें कहीं न कहीं चूक हुए हैं। और इसी का परिणाम है, नतीजा है कि नीतीश कुमार ऐसा आदमी 20 वर्षों से मुख्यमंत्री कायम है। अगर तेजस्वी प्रसाद यादव या राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष की भूमिका में सही ढंग से उतरी होती, तो नीतीश जी को यह लगातार चौथी बार मौका नहीं मिलता। इसलिए तेजस्वी प्रसाद जी के प्रति भी न सिर्फ बुजुर्गों के बल्कि नौजवानों को भी निराशा हाथ लगी है कि यह जो है जिस ढंग के राजनीति कर रहे हैं घरों के अंदर बैठ करके, उससे काफ़ी लोगों में आक्रोश है, मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। वो चाहे शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो या फिर विधि व्यवस्था की बात कर लें, तो यह कानून की राज नहीं है बल्कि यह महाजंगल राज है। उन्हीं के पिताजी के राज को जब हम लोग जंगल राज की संज्ञा लोगों ने दिया था, और आज नीतीश जी के राज उस महाजंगल राज की संज्ञा देने के लिए लोग विवश हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जिम्मेदारी तेजस्वी जी ने कहीं न कहीं निर्वहन करने में कमी दिखाई है। अब उसके बाद आती है कि सामने में कौन है। अब प्रशांत किशोर जी हैं कि चिराग पासवान जी की हैं या कोई अन्य आते हैं, अभी लोगों को देखना है। अगर उसमें से कोई लोग सामने आएंगे
तब फिर जनता अपना मन बनाएगी। ये दो का कम से कम मन बनाए हुए हैं। इन दोनों लोगों के हाथ में 35 वर्षों से बिहार के जनता ने देखी है। लालू राबड़ी जी के रूप में 15 साल तेजस्वी जी की राष्ट्रीय जनता दल की सरकार लोगों ने देखी, और 20 साल तक ये भाजपा और नीतीश कुमार जी की सरकार लोगों ने देखी है। तो अब ये दोनों का जो दवा है ये टेस्ट हो गया है। अब बिहार सुधरा नहीं है, बल्कि बिहार बदहाल हो गया है। एक से एक बदहाली है बिहार के अंदर। हर मानकों पर बिहार आज फिसड्डी है। तो अब बिहार के रोगी लोगों को लगता है ये दवा बदलने की जरूरत आ गई है। अब दवा जब बदलेंगे तो उस दवा के रूप में प्रशांत किशोर होते हैं, या फिर चिराग पासवान होते हैं, या फिर अन्य कोई होते हैं। यह जनता को समय आने पर बहुत सारे सवालों को सच मौन हो जाता है, इसलिए कि जब तक समय नहीं आता है तब तक उसका जवाब नहीं मिलता है। तो समय भी बहुत सारे मौन सवालों का जवाब दे देगा, इसलिए समय का इंतजार करें। सर 36% अति पिछड़ा और 36 से 38% आबादी है। क्या इस बार कोई ऐसा ही मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर जी देंगे कि ये एक बड़ी आबादी है, और हमेशा से ये सवाल उठते रहा है कि इस आबादी से एक बड़े नेता के आने की जरूरत है? देखिए, अभी तक ये 38% आबादी जाने या अनजाने में जो नीतीश कुमार और तेजस्वी जी ने जाति गणना कराई, और उसे जो सत्य निकल करके सामने आया, तो ये सत्य जो 500 करोड़ रुपए खर्च करके जाति गणना हुई, इसकी जिम्मेवारी भी इन लोगों की बनती थी। मतलब कि 35 वर्षों से सत्ता इनके हाथों में थी, तो बिहार आज इतना पिछड़ गया, और खास करके अति पिछड़ा 38% आबादी आज राजनीतिक रूप से हाशिए पर चली आई। इसकी जिम्मेवारी इन दोनों को लेनी चाहिए थी, और जिम्मेवारी लेने के बाद इनका दायित्व था कि इस वर्ग से 1 नंबर की कुर्सी ऑफर करते लोग अपने मुख्यमंत्री बनने के लिए ललायत नहीं होते। लेकिन आज दिखाई पड़ रहा है कि 2025 का मुख्यमंत्री बनने के लिए इधर से नीतीश कुमार भी कमर कसे हुए हैं, और उधर से तेजस्वी जी भी कमर कसे हुए हैं। लेकिन इन दोनों लोगों का नैतिक दायित्व था कि मुख्यमंत्री की जो लालच थी उसको छोड़ करके यह बहुत बड़ा वर्ग जो हाशिए पर है उसको सामने लाना चाहिए था। तब लोगों को विश्वास होता कि इनको सामाजिक न्याय में विश्वास है। तो इनको तो सिर्फ अपनी कुर्सी चाहिए, लोगों का विकास नहीं चाहिए। और 38 और 40% लोगों को विकास को बगैर बिहार को विकसित बिहार नहीं बनाया जा सकता। इसलिए इन लोगों पर भी भरोसा अब अति पिछड़े वर्ग के लोगों को नहीं है। इसलिए सामने मैदान में क्या आते हैं, प्रशांत जी क्या करते हैं, दूसरे लोग क्या करते हैं, उसके हिसाब से ही बिहार की राजनीति तय होगी। सर एक ऐलान अब चिराग पासवान की तरफ से हो रहा है कि बिहार में वो हमेशा से बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, इस बार आएंगे, चुनाव मैदान में उतरेंगे। प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के संबंधों के बारे में चर्चा होती है कि दोनों की मित्रवत संबंध है। तो क्या ये दोनों मिलकर बिहार बदलाव कर सकते हैं? क्या आने वाले भविष्य में ऐसा कुछ दिखेगा? दलित और दलितों के साथ एक अति पिछड़ा का मिश्रण कर दिया जाए, एक बड़ी आबादी मिलेगी, तो क्या कुछ बदलाव बिहार में हो सकता है? देखिए, ये सब अभी आप भविष्य की गर्व की सवाल है। ये भी आपकी अटकलबाजी ये सब कर सकते हैं। ये सवाल अभी प्री मैच्योर है। अभी तो चिराग पासवान जी एनडीए के एक प्रमुख घटक के रूप में भारत सरकार में मंत्री के पद पर आसीन है। तो जब तक वो एनडीए नहीं छोड़ते हैं तब तक फिर इधर नया गठबंधन में क्या बनता है नहीं बनता है, अभी इसकी कहीं से भी कोई बीजारोपण नहीं हुआ है। इसलिए उस पर मैं अगर कोई अपना मंतव्य दूं तो लगता है कि थोड़ा प्री मैच्योर होगा। इसलिए समय आने दीजिए, उसका विश्लेषण होगा। चलिए, तो समय आने दीजिए, और आने वाले समय में आगे की चर्चाएं होंगी। लेकिन इतना तो तय है, प्रशांत किशोर ने बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत के साथ साथ बिहार के राजनीति में एक अलग हड़कंप मचा रखा है। हमारे साथ रामबली चंद्रवंशी सर थे, बातचीत हो रही थी। इस विषय पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में आप रख सकते हैं। जुड़े रहिए स्वदेश लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।